Parkinson's disease. It is a long-term neurodegenerative disorder. लॉन्ग टर्म यानी कि इस डिजीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है और न्यूरोडिजेनरेटिव यानी कि जो नर्व है वो डिजेनरेट करता है. इट अफेक्ट्स द बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया जो सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई का ग्रुप होता है यानी कॉर्टेक्स के नीचे, विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कंट्रोल. सो बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कंट्रोल, तो जो मोटर सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है. एटाइमोलॉजी ऑफ पार्किंसंस डिजीज. ये नेम बेस्ड है ऑन जेम्स पार्किंसन जो कि एक इंग्लिश डॉक्टर थे. तो जो टाइटल है पार्किंसन, उसी के नाम पे पार्किंसंस डिजीज है. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज पीडी शॉर्ट में. पार्किंसन, पार्किंसंस, शेकिंग पैल्सी क्योंकि इस डिजीज में ट्रेमर होता है. पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसन डिजीज. प्राइमरी पार्किंसनिज्म. पार्किंसनिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, इसका एक पार्ट होता है पार्किंसंस डिजीज. सो प्राइमरी पार्किंसनिज्म. पैरालिसिस एजिटेंस बिकॉज इसमें एजिटेशन होता है, वरी, डिस्टर्बेंस, एंगर. सो पैरालिसिस एजिटेंस भी इसका दूसरा नाम है. हाइपोकाइनेटिक रिजिड सिंड्रोम. हाइपोकाइनेटिक यानी कि जो मोशन है वो डिक्रीज कर जाएगा. रिजिड यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी का वो डिक्रीज कर जाता है. सो हाइपोकाइनेटिक रिजिड सिंड्रोम. और इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म तीसरा नाम है पार्किंसंस डिजीज का. नाउ पार्किंसनिज्म वर्सेस पार्किंसंस डिजीज. Parkinsonism. It is an umbrella term used to describe a group of neurological problem. तो बहुत सा कंप्लेन है जो कि पार्किंसनिज्म के अंडर आता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एटिपिकल पार्किंसंस और पार्किंसंस प्लस. पार्किंसनिज्म उसके अंडर क्रॉनिक हेड ट्रॉमा यानी कि जो हेड में इंजरी होगा. ड्रग इंड्यूस्ड लाइक लिथियम. वैस्कुलर यानी कि जो वेसल्स है लाइक वैस्कुलर डिमेंशिया वो इसमें आएगा. टॉक्सिन्स लाइक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स. इन्फेक्शियस लाइक एड्स के केस में. और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस लाइक हंटिंगटन्स डिजीज और विल्सन्स डिजीज. तो ये सारा कंप्लेन जो है वो पार्किंसनिज्म में आता है, इंक्लूडिंग पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसनिज्म it represents only 10 to 15% of all diagnosed cases of Parkinsonism. So about 10 to 15% cases जो है वो पार्किंसंस डिजीज है, बाकी जो है वो अदर्स है. एक और डिफरेंस है, पार्किंसंस इज कॉज्ड मेनली बाय द डिजेनरेटिव ऑफ नर्व सेल ऑफ द ब्रेन. यानी जो ब्रेन है उसका जो नर्व सेल है वो डिजेनरेट कर जाता है. while the causes of Parkinsonism are numerous, and those numerous causes are chronic head trauma, drug-induced vascular toxins, infectious or neurological diseases. Substantia nigra, जहाँ की ये प्रॉब्लम होता है. Substantia nigra. The substantia nigra is a basal ganglia structure located in the midbrain. Substantia nigra दो वर्ड से बना हुआ है, substantia and nigra. Substantia का मतलब substance होता है and nigra का मतलब black. So it appeared darker than neighboring areas due to high level of neuromelanin in dopaminergic neuron. तो वहाँ पे न्यूरोमेलानिन ज़्यादा है, इससे कारण कि वो एरिया डार्क रहता है, इसी कारण इसका नाम सब्सटेंसिया नाइग्रा है. जो रेड कलर से हाईलाइटेड है मिड ब्रेन रीजन में वही सब्सटेंसिया नाइग्रा है. हाईलाइटेड एक रीजन में है बट ऐसे ये दोनों साइड में होता है. डोपामीन जो कि मेन कल्प्रिट है इस डिजीज के लिए. तो जो फ्रंटल रीजन है, जो रेड लाइनिंग है, वो डोपामीन का पाथवे है पास करने का, जो शुरू होगा सब्सटेंसिया नाइग्रा से जो कि मिड ब्रेन के पास है, दो न्यूक्लियस है, वहां से फिर वो फ्रंटल रीजन में जाता है. इसका फंक्शन है रिवार्ड और मोटिवेशन, प्लेजर, यूफोरिया यानी एक्सेसिव जॉय, मोटर फंक्शन लाइक फाइन ट्यूनिंग, कंपल्शन, परसेवरेशन. तो ये सारी चीज में ये हेल्प करता है. पार्किंसंस डिजीज में जो ऊपर का जो फिगर है वो नॉन पार्किंसंस का यानी कि हेल्दी स्ट्रक्चर है, और जो बाद का है वो पार्किंसंस डिजीज का है. तो ऊपर जो एरिया सब्सटेंसिया नाइग्रा वो ज़्यादा डार्क है क्योंकि वहाँ पर न्यूरोमेलानिन जो है वो ज़्यादा है, बट नीचे वाले एरिया में जो पेशेंट है पार्किंसंस डिजीज का
उस केस में वो कलर लाइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो कम है, इसलिए जो न्यूरोमिलानिन है वो भी कम है। डोपामिन, a neurotransmitter made in brain. It plays a role as reward center or motivation center and in many body functions including memory, movement, motivation, mood and attention. पार्किंसन डिजीज में जो ब्रेन है वो अफेक्टेड होता है डोपामिन के कारण, जब उसका कमी होता है। सो लैक ऑफ डोपामिन दैट कॉजेज सिम्टम्स लाइक स्टिफनेस यानी रिजिडिटी, शेकिंग यानी ट्रेमर एंड डिफिकल्टी मूवमेंट। तो ये पहला फिगर है जो कि हेल्दी पेशेंट है, ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन है, वहाँ पर जो ब्लू डॉट है वो डोपामिन है, तो वो ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन से आएगा रिसेप्टर सेल के पास, फिर सारे सेल के अंदर मल्टीपल नंबर्स ऑफ डोपामिन है। बट पार्किंसंस के केस में ये जो डोपामिन है वही कम रहता है, डोपामिनर्जिक सेल कम रहता है, इसलिए डोपामिन का फॉर्मेशन कम होता है, जिसके कारण डोपामिन कम है, इसके कारण वो रिसेप्टर सेल में भी कम आ रहा है और सेल के अंदर में भी नंबर में कम रहेगा। तो बाय कंपैरिजन देखा जाए तो हेल्दी पेशेंट में ये नंबर ज़्यादा है और पार्किंसंस के पेशेंट में ये नंबर कम है। ये हेल्दी ब्रेन है क्रॉस सेक्शन, एंड ये पेशेंट का जो रेड हाइलाइटेड एरिया है रिटेन फॉर्म में, लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द सब्सटेंसा नाइग्रा। तो जो सब्सटेंसा नाइग्रा एरिया है मिड ब्रेन का, वहाँ पर डोपामिनर्जिक सेल कम रहेगा, जिसके कारण की जो कलर है वो भी डिफरेंट रहेगा। एटियोलॉजी यानी कॉज ऑफ डिजीज। मेन कॉज है इडियोपैथिक, अधिकतर जो भी नर्वस सिस्टम का डिजीज होता है वो इडियोपैथिक होता है, सो इट इज़ वन ऑफ देम, सो इट्स ऑल्सो इडियोपैथिक। इसका कॉज अननोन है, जेनेटिक फैक्टर एंड म्यूटेशन। Annual incidence is about 0.2 out of 1000 cases and prevalence यानी जो केसेस पहले से है वो है 1.5 out of 1000 in the UK। ऑनसेट ग्रेजुअल, अधिकतर कोई भी नर्वस सिस्टम का जो डिजीज होता है वो ग्रेजुअल ही होता है, एक्सेप्ट बेल्स पैल्सी या फिर और कुछ डिजीज है जिसमें कि ग्रेजुअल नहीं होता है, बाकी सारे में ग्रेजुअल है, वो सारे में सडन होता है। एज 50 to 60 ईयर्स, ये मेनली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। सेक्स, मेल्स आर स्लाइटली मोर अफेक्टेड इन कंपेरिजन टू फीमेल्स। इट इज लेस कॉमन इन सिगरेट स्मोकर्स। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें 3 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेमर, एकाइनेसिया और ब्रैडीकाइनेसिया। ए यानी एब्सेंट यानी जो मूवमेंट है वो कम रहेगा, ब्रैडीकाइनेसिया यानी कि जो मूवमेंट वो एब्सेंट रहेगा, और ब्रैडीकाइनेसिया, ब्रैडी का मतलब स्लो होता है, तो जो मूवमेंट रहेगा वो स्लो रहेगा। ट्रेमर यानी कि स्लाइट जो मूवमेंट होता है। सो ट्रेमर, एकाइनेसिया और ब्रैडीकाइनेसिया एंड रिजिडिटी यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम होगा। ट्रेमर, इट इज द फर्स्ट साइन, सबसे पहले ट्रेमर आता है, ट्रेमर के बाद या तो ब्रैडीकाइनेसिया आएगा या फिर रिजिडिटी, बट ट्रेमर जो है वो फर्स्ट साइन है। उसके बाद एकाइनेसिया और ब्रैडीकाइनेसिया या फिर रिजिडिटी। तो पहले ट्रेमर, ट्रेमर के बाद ब्रैडीकाइनेसिया या फिर ट्रेमर के बाद रिजिडिटी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ट्रेमर, इट इज द फर्स्ट साइन, परसिस्ट विथ एक्टिविटी यानी कि कोई एक्टिविटी होगा, तो वैसे केस में रेगुलर एंड स्टैटिक पोस्टरल ट्रेमर, इसको पोस्टरल ट्रेमर भी कहेंगे क्योंकि वो एक सर्टेन पोस्चर में यानी कि रेस्ट के फॉर्म में होता है, स्टैटिक होगा, रेगुलर होगा, रेट इज 2 to 6 साइकिल्स पर सेकेंड और 4 to 7 हर्ट्ज। इन बिगनिंग द ट्रेमर इज फाइन, फाइन ट्रेमर होगा, while later gradually it becomes coarse tremor as the disease advances, यानी कि स्टार्टिंग में जो ट्रेमर वो बहुत हल्का सा होगा, वो ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे जब डिजीज एडवांस करते जाएगा वैसे केस में जो ट्रेमर होगा वो कोर्स होगा, वो ज़्यादा क्लियर पता चलेगा हैंड का मूवमेंट, जिससे कि बाकी लोग भी ज़्यादा नोटिस कर पाते हैं। ट्रेमर मोस्टली मैनिफेस्टेड इन डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स, तो लिम्स के डिस्टल पार्ट में ये ज़्यादा होता है। Commonly noticed in one hand, localized in one hand for a long time,
एंड देन आफ्टर मंथ्स और ईयर्स दिस स्प्रेड्स टू द ऑपोजिट हैंड, यानी पहले एक हाथ में होगा, फिर दूसरे हाथ में होगा, देन ग्रेजुअली इन द लोअर लिम्स, उसके बाद फिर पैर में भी होगा. इट इज ऑल्सो नोटिस्ड इन टंग, eyelids, lips, around the mouth and lower jaw. ट्रेमर इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग इमोशन, एक्साइटमेंट और फटीग, जबकि ये डिक्रीज करता है वॉलंटरीली, यानी खुद से ही, या तो कम हो जाएगा. अल्टरिंग द पोजिशन ऑफ लिम, यानी कि अगर ट्रेमर हो रहा है और अगर पोजिशन चेंज करे, इसलिए इसको पोस्चरल ट्रेमर कहते हैं, पोजिशन चेंज करे, अगर हाथ में ट्रेमर हो रहा था, हाथ आपस में मिक्स किए, उसको थोड़ा रब किए, उसके बाद वो ट्रेमर जो है वो ठीक हो जाता है. इवन आफ्टर सम ड्रग्स, कुछ मेडिकेशन के बाद जो है ये ट्रेमर कंट्रोल में आ जाएगा. एंड इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोते समय ट्रेमर जो है वो डिसअपियर कर जाएगा. ट्रेमर ऑफ वन हैंड इज एन अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसनिज्म. अगर ट्रेमर हो रहा है एक हाथ में, ये सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट साइन है तो सबसे पहले यही पता चलता है. ट्रेमर ऑफन इम्प्रूव्स और डिसअपियर विथ पर्पसफुल फंक्शन, यानी कि कोई ग्लास है उसको अगर उठा दें तो वो ट्रेमर जो है वो एब्सेंट हो जाएगा. जबकि इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सेरेबुलर ट्रेमर में, जिसको कि इंटेंशनल ट्रेमर भी कहते हैं, कि अगर कोई ग्लास उठा रहे हैं तब ट्रेमर होता है, बट इसमें अगर कोई फंक्शन करते हैं तो वो ठीक हो जाता है. पैरालिसिस एजिटेंस. In a full-blown case, when tremor is generalized, it seems as if the patient is in a state of rage, anger or agitation. तो पेशेंट बहुत, जब अपना डेली का कुछ काम नहीं कर पाता ये सारे कंप्लेन के कारण, तो वो बहुत एजिटेशन, उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ये सारी एक्टिविटीज़ के कारण. इसलिए ये टर्म पैरालिसिस एजिटेंस भी यूज़ किया जाता है. ट्रेमर फीचर. सिगरेट मेकिंग. जो ट्रेमर होगा वो ऐसा लगेगा कि सिगार मेकिंग और सिगरेट मेकिंग दोनों होता है. जिस सिगार बना रहे हैं उस तरह का मूवमेंट होगा. पिल रोलिंग, कि कोई पिल है उसको घुमा रहे हैं, उस तरह का फिंगर्स का मूवमेंट होगा. और ड्रम बीटिंग मूवमेंट, यानी कि एक फिंगर है वो उस बाबा स्ट्राइक हो रहा है, वो अचानक से मूवमेंट हो रहा है उसमें. तो ये 3 टाइप का ट्रेमर जो है वो पार्किंसंस डिजीज में मिलता है. ब्रेडिकाइनेसिया, यानी कि स्लो मूवमेंट. इट फॉलोज ट्रेमर, यानी पहले ट्रेमर होगा तब ब्रेडिकाइनेसिया. सो पहले ट्रेमर एंड देन स्लो मूवमेंट, यानी कि ब्रेडिकाइनेसिया. पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट. जो प्रॉपर जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं होता है. लॉन्गर टाइम इज रिक्वायर्ड टू टेक फूड, यानी वैसे पेशेंट्स को जो छोटे छोटे एक्टिविटी है उसमें ध्यान देने पर पता चलता है कि जो भी प्रोसेस है सब थोड़ा स्लो हो रहा है. कोई अगर खाना खा रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो उसका हाथ का मूवमेंट पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए उसको खाना खाने में ज़्यादा टाइम लगेगा. स्टैंडिंग, सिटिंग, इनफैक्ट एवरी एक्टिविटी विल बी स्लो. जो भी एक्टिविटी है वो काफ़ी स्लो हो जाता है. अगर वो चल रहा है तो वो स्लोली चलेगा, अचानक से खड़ा हो रहा है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, खड़ा है और बैठ रहा है तो उसको टाइम लगेगा. If the patient slips, he doesn't always make necessary movement to preserve his balance. अगर वो स्लिप कर गया, अगर वो गिरने लगा, तो नॉर्मली एक रिफ्लेक्स होता है कि हाथ से कुछ दीवार या फिर आसपास का जो भी चीज़ है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि गिरने से बच जाए. बट इसमें मूवमेंट इतना स्लो होता है, वो रिफ्लेक्स इतना स्लो होगा कि पेशेंट जो है अपने आप को गिरने से बचा नहीं पाएगा. When the patient walks, the swinging of arm is lost. तो नॉर्मली चलने पे जो हैंड का मूवमेंट होता है अल्टरनेट साइड में, वो मूवमेंट इसमें घट जाएगा, वो रॉबोट के जैसा इसमें मूवमेंट लगेगा. तो जो मूवमेंट है, स्विंगिंग है, वो घट जाएगा. मोनोटोनस स्पीच, यानी कि एक ही टोन में, सेम पिच में, सेम इंटेंसिटी में कोई बात करे उस तरह का उसका आवाज़ होगा. स्पीच इज स्लो एंड मोनोटोनस विद स्लरिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी इसको बोलने में बहुत टाइम लगेगा. एंड रिपीटिशन ऑफ सिलेबल, एक ही वर्ड को वो एक ही सिलेबल को वो बार बार बोले, इस तरह का कंडीशन हो सकता है. सो स्लरिंग ऑफ कॉन्सोनेंट एंड रिपीटिशन ऑफ सिलेबल्स. फेस्टनेंट और शफलिंग गेट.
द गेट इज कम्पोज ऑफ शॉर्ट सफलिंग स्टेप, यानी कि जो स्टेप होगा वो बहुत स्मॉल होगा, जो स्ट्राइड होगा वो छोटा होगा, 2 कदम के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको स्ट्राइड बोलते हैं वो बहुत कम होगा। इसके कारण लगेगा कि जो मूवमेंट है वो बहुत क्विक हो रहा है। सो जो लेफ्ट में है वो नॉर्मल गेट है एंड जो राइट में है वो शफलिंग गेट है। तो जो स्ट्राइड है वो बहुत नज़दीक नज़दीक होगा, इसलिए लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। शफल यानी जिसे कार्ड शफल करते हैं तो वो जो मिक्सिंग होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। और इसमें भी जो दोनों पैर के बीच में जो मूवमेंट होगा वो जल्दी जल्दी होगा। शॉर्ट स्ट्राइड एंड क्विक गेट, जो स्ट्राइड होगा 2 पैर का जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट रहेगा, इससे कारण जो गेट है जो मूवमेंट का जो पैटर्न है वो फास्ट लगेगा। प्रोपल्शन, प्रो यानी फॉरवर्ड, पल्शन यानी कि उस डायरेक्शन में। इफ द पेशेंट इज पुश्ड फ्रॉम बैक द फॉरवर्ड मूवमेंट बिकम्स रैपिड एंड इट सीम्स एज इफ द पेशेंट इज ट्राइंग टू कैच हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अगर उसको पीछे से अगर पुश किया गया तो वो इस तरह से आगे की तरफ झुकेगा एज इफ वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ उसको कैच कर रहा है, इस तरह का रिजेम्बलेंस होगा। सिमिलरली रेट्रोपल्सन यानी बैक मूवमेंट भी हो सकता है एंड लेटरलोपल्सन यानी कि किसी एक साइड में लेटरली आर आल्सो सीन। मास्क्ड फेसेस और पार्किंसनिज्म, पार्किंसनियन मास्क, फेस लूजेज इट्स एक्सप्रेशन, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, एक्सप्रेशन लेस फेस रहेगा, इसलिए उसको मास्क फेसेस कहते हैं, यानी कि लगेगा कि जैसे कि फेस पे एक मास्क है, और उसी को पार्किंसोनियन मास्क भी कहते हैं। सर्पेंटाइन स्टेयर, सर्पेंटाइन यानी सर्पेंट यानी स्नेक, तो स्नेक का जैसे स्टेयर होता है जिससे देख रहा है उसमें ब्लिंकिंग बहुत कम होता है, पलक बहुत कम झपकता है, तो उसका जो एक्सप्रेशन भी जो होगा पेशेंट का वो उसमें वो सर्पेंटाइन स्टेयर मिलेगा। देयर इज अ स्टेयरिंग लुक ड्यू टू लेस ब्लिंकिंग, आई का ब्लिंकिंग बहुत कम होगा। ग्लेबुलर टैप साइन और माइसन साइन, तो ग्लेबेला जहाँ पे फ्रंटल रीजन और नेजल बोन वो दोनों जहाँ पे मिलता है वो एरिया ग्लेबेला है, तो वहाँ पे जब टैप करेंगे तो वो उसको ग्लेबुलर टैप साइन बोलेंगे या फिर माइसन साइन बोलेंगे। ऑन टैपिंग ट्वाइस पर सेकेंड ओवर द ग्लेबेला कंटिन्यूअस ब्लिंकिंग इज सीन, यानी जब वहाँ पे टैप करते हैं तो ब्लिंकिंग होता है आईज का। टेलीग्राफ पोल और लॉग ऑफ वुड, sometimes patient may fall stiffly like a log of wood or a telegraph pole, तो जैसा टेलीग्राफ पोल है या फिर वुड है वो कुछ नहीं कर रहा, वो एक जगह बस पड़ा हुआ है, उस तरह से पेशेंट भी जो है वो बहुत स्टिफ रहेगा, अगर वो गिरा तो इस तरह से वो स्टिफ उसका कंडीशन रहेगा। नाउ रिजिडिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होगा। रिजिडिटी जब अपर लिम्ब में होगा तो वो कॉगविल रिजिडिटी होगा, वही जब ये लोअर लिम्ब में होगा तब लेड पाइप रिजिडिटी होगा। रिजिडिटी नेक में भी होगा, फिर ट्रंक, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, और फिर धीरे धीरे पूरा जो बॉडी है वो रिजिड होने लगेगा। जो पोस्चर होगा पेशेंट का वो फ्लेक्स्ड पोस्चर में होगा, फ्लेक्स्ड नेक एंड ट्रंक, फ्लेक्स्ड एंड क्रॉस्ड अपर लिम्स, फ्लेक्स्ड लोअर लिम्स, तो जो ओवरऑल जो भी पोस्चर रहेगा वो साथ साथ बेंट रहेगा, पेशेंट भी आगे की तरफ स्टूप्ड रहेगा, तो वो फ्लेक्स्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। Thus the patient assumes a stooping forward posture during standing, अगर वो खड़ा भी है तो लगेगा कि आगे की तरफ झुका हुआ है, तो वो stooping posture रहेगा। Rarely a hyperextended position may be seen, और rarely hyperextended यानी कि वो पीछे की तरफ जो रहेगा एक्सटेंशन रहेगा बॉडी का, बट ये रेयर केस है, तो इस तरह कंडीशन में मिल सकता है। इन अर्ली स्टेज जर्क्स आर ब्रिस्क, यानी जो जर्क्स होगा वो फास्ट होगा, एंड ग्रेजुअली इट कैन नॉट बी इलिसिटेड ड्यू टू रिजिडिटी, जब रिजिडिटी हो जाएगा, जब फ्लेक्सिबिलिटी घट जाएगा तो जो जर्क्स यानी जो ट्रेमर है वो पता नहीं चलेगा। देयर इज डिफिकल्टी इन टर्निंग फ्रॉम साइड टू साइड, क्योंकि मूवमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है तो बेड पे एक साइड से दूसरे साइड टर्न होने में प्रॉब्लम होगा। चेंज ऑफ पोस्चर इन बेड, अगर कोई भी पोस्चर चेंज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होगा।
टू स्टैंड अप फ्रॉम अ सिटिंग पोस्चर, अगर कोई बैठा हुआ है तो खड़ा होने में, या फिर खड़ा है तो बैठने में उसमें प्रॉब्लम होगा ड्यू टू रिजिडिटी। क्रैम्प और मसल पेन इज क्वाइट कॉमन ड्यू टू रिजिडिटी, तो मसल में पेन होगा, क्रैम्प हो सकता है। बटनिंग एंड कॉम्बिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सारा मूवमेंट जो ये फाइन मूवमेंट है वो पेशेंट नहीं कर पाता है। तो ये जो डेली एक्टिविटीज है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि बताता है कि पार्किंसंस डिजीज है। पेशेंट अगर कहता है कि वो उसको ना बटन लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले ये सारा काम वो बहुत ही आराम से कर लेता था, बट अब ये सब काम में उसका हाथ इतना रिजिड हो जाएगा कि ये काम करने में उसको नहीं। ब्लेफेरोक्रोनस, इट इज अ मायोक्लोनिक रिदमिक आईलिड क्लोजर, यानी वो शार्प अनकंट्रोलेबल मसल मूवमेंट होता है। मायोक्लोनिक, मायो यानी मसल, क्लोनिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो ब्लेफेनोक्लोनस ये दो वर्ड से मिला हुआ है, ब्लेफेरो एंड क्लोनस। ब्लेफेरो यानी आईलिड्स, क्लोनस यानी रिदमिक इनवॉलंटरी मूवमेंट। सो एन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ ब्लिंकिंग, उसको ब्लेफेरोक्लोनस कहते हैं। नाउ माइक्रोग्राफिया, तो माइक्रो यानी स्मॉल, ग्राफिया यानी कि जो राइटिंग फॉन्ट होगा। राइटिंग बिकम्स क्रैम्प्ड एंड टेंड टू बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर, तो धीरे धीरे जो हैंड राइटिंग है वो स्मॉल होते जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा, लगेगा कि इंक के ऊपर कोई मक्खी चला गया, उसके बाद वो जैसे जैसे गया है वैसे वैसे पेशेंट लिखा है उस तरह का उसका फॉर्मेट रहेगा कि वो कोई उसको पढ़ नहीं सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोग्राफिया फ्रॉम अ पेशेंट विद एडवांस्ड पार्किंसंस डिजीज। तो स्टार्टिंग में साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्रैम्प बढ़ते जाएगा वो हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा स्मॉल होते जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस भी अफेक्टेड होता है। सेबोरिया ऑफ द फेस एंड स्कैल्प, यानी कि एक्सेसिव सीबम का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम फेस एंड स्कैल्प। सलाइवरी ड्रूलिंग, यानी बहुत ज़्यादा सलाइवा का फॉर्मेशन होगा। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगा। हाइपोमोटिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा जिससे कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। ब्लैडर डिसफंक्शन। थर्मल पैस्थेसिया, यानी कि जो हीट है या फिर कोल्डनेस है उसके प्रति नमनेस रहेगा, पैस्थेसिया। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी लो बीपी होगा अगर कोई बैठा हुआ है और अचानक से खड़ा होता है वैसे केस में, तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। यानी कि जो पोस्चर है वो चेंज करने पे इसी को पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। एंड एक्सेसिव पर्सपायरेशन, हॉर्नर सिंड्रोम भी मिलता है। हॉर्नर सिंड्रोम में पर्सपायरेशन नहीं होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। सो हॉर्नर सिंड्रोम, इसमें 3 सिम्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहाइड्रोसिस यानी कि स्वेट नहीं होगा। टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। एंड म्योसिस दैट इज एक्सेसिव कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल, तो जो पुपिल है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। टोसिस यानी कि जो आईलिड है वो आधा बंद है, ऑलमोस्ट आधा। एनहाइड्रोसिस यानी कि स्वेट उस रीजन में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। स्टैटल फुट, तो ये स्टैटल फुट का फिगर है। एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट टो एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ अदर टोज, यानी कि जो थंब का रीजन है, जो ग्रेट टो है उसमें एक्सटेंशन होगा, बाकी जो फिंगर्स है उसमें फ्लेक्शन होगा, तो उसको स्टैटल फुट कहते हैं। एक और कंडीशन मिलता है हैमर टो। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, यानी जो पीआईपी है वो फ्लेक्स्ड रहेगा। द टो इज बेंट एट द मिडल ज्वाइंट रिसेंबलिंग अ हैमर, यानी जो टो है वो बीच में मिडिल में बेंट रहेगा हैमर के जैसा, इसलिए इसको हैमर टो कहते हैं। नॉन मोटर न्यूरोसाइकेट्रिक फीचर्स लाइक हेलुसिनेशन, यानी जो चीज़ नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है तब भी पेशेंट को ऐसा फील होता है वो चीज़ दिख रहा है। अगर वो दिख रहा तो विजुअल हेलुसिनेशन हुआ। ऑडिटरी, यानी कि कोई साउंड उसको सुनाई देगा जो कि एक्चुअल में नहीं है। टैक्टाइल या फिर टच हेलुसिनेशन, जैसे लगेगा कि कोई चींटी चल रहा है, कोई बग चल रहा है बॉडी पे। और फैक्ट्री हेलुसिनेशन, यानी कोई स्मेल आएगा। गस्टेटरी यानी टेस्ट, जिसमें कि कोई अनयूजुअल टेस्ट लगे माउथ में, जिससे मेटेलिक टेस्ट हो गया, इस तरह का सेंसेशन होता है। ये सारा कंडीशन जो है वो हेलुसिनेशन में आता है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है
बट पेशेंट को वो चीज़ फील हो रहा है। डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस होगा। डेल्यूजन, फॉल्स बिलीफ, पेशेंट जो नहीं है वो अपने आप को समझे, जैसे यहाँ पे वो मिरर में अपने आप को ज़्यादा समझ रहा है, तो ये डेल्यूजन है। इम्पल्सिव डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव उसका थॉट एक्टिविटी रहेगा। स्लीप डिसऑर्डर्स में मिलता है लाइक इंसोम्निया, स्लीप फ्रेगमेंटेशन एंड विविड ड्रीम्स। Insomnia, hard to fall asleep, hard to stay asleep, or cause you to wake up too early and not be able to get back to sleep। यानी कि या तो सोना मुश्किल होगा, या फिर अगर कोई सोया तो वो सोए रहना मुश्किल होगा, या फिर तुरंत वो उठ जाएगा बहुत पहले, या फिर वो वापस अगर नींद टूट गया तो वो दोबारा नहीं सोगा। तो ये सारा कंडीशन इंसोम्निया में आता है। स्लीप फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन से ही है कि वो पार्ट बाय पार्ट होगा। वेकिंग अप सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द नाइट, उसको स्लीप फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। विविड ड्रीम्स, full of clear details, colors, involved storyline, produces strong emotions, and is remembered as if it were an actual real life experience। नॉर्मली जो भी सपना आता है वो लोग सपना देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा याद नहीं आता है, थोड़ा बहुत उसमें वेग टर्म से जो याद आता है, अदरवाइज डिटेलिंग नहीं याद आता है। बट जो सपना पूरे डिटेल में है, उसमें पूरा क्लियर डिटेल है, उसका कलर, पूरा स्टोरी, सारा इमोशन, ये सारी चीज़ अगर क्लियर याद है एज इफ वो रियल लाइफ में हुआ है तो उसको विविड ड्रीम्स कहते हैं। तो ये सारा स्लीप डिसऑर्डर है जो कि प्रेजेंट रहेगा। ग्रेजुअली देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पेस्टेल्टिक मूवमेंट जो है वो उसमें वो डिक्रीज कर गया, हाइपोमोटिलिटी है जीआईटी में। वेट लॉस होगा, ब्रोंकोनिमोनिया और इवन डेथ भी हो सकता है अगर ये सारा कंप्लेन और सीवियर होते गया। तो ओवरऑल पेशेंट का क्या पिक्चर में रहेगा? मास्क्ड फेशियल एक्सप्रेशन, जिसको कि पार्किंसोनियन मास्क भी कहते हैं। फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, स्टूप पोस्चर रहेगा। रिड्यूस्ड आर्म स्विंगिंग, जो स्विंग होगा आर्म का वो डिक्रीज रहेगा। स्लाइट फ्लेक्स्ड हिप्स एंड नीज, वो फ्लेक्स पोजिशन में रहेगा, हिप नीज। शफलिंग, शॉर्ट स्टेप्ड गेट, जिसको कि फेस्टनेंट गेट या फिर शफलिंग गेट कहते हैं, तो जो स्टेप होगा वो शॉर्ट होगा, वीक होगा, इसलिए शफलिंग। स्टूप पोस्चर, आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा। रिजिडिटी होगा। फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट, तो जो ज्वाइंट्स है वो फ्लेक्स्ड रहेगा मेनली। ट्रेमलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि ट्रेमर है, तो ये सारा ओवरऑल पेशेंट का ये फियर है। द पार्किंसंस आइसबर्ग, आइसबर्ग यानी कि जो कंप्लेन आइसबर्ग है कि उसका 1/6 पार्ट जो है दिखता है और 5/6 पार्ट जो है वो पानी में छिपा हुआ था वो नहीं दिखता है। उससे से पार्किंसंस डिजीज में है कि वो भी पार्किंसंस आइसबर्ग है, यानी कुछ कंप्लेन है जो दिखता है, बाकी जो कंप्लेन है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि सिर्फ पेशेंट फील करता है, वो कंप्लेन दूसरों को समझ में नहीं आता है। जैसे रिजिडिटी, ट्रेमर, एकाइनेसिया, ब्रैडीकाइनेसिया, पोस्चरल डिस्टर्बेंस, ये सारा पेशेंट को बाकी लोगों को दिखता है। व्हाट पीपल सी एंड व्हाट पीपल डोंट सी, जो पेशेंट फील करता है, इज कॉन्स्टिपेशन, स्पीच प्रॉब्लम, swallowing difficulty, panic attack, loss of smell, lack of facial expression, hypotension, impulse control disorder and delusional behavior, sleep difficulties, bladder dysfunction, pain, depression, anxiety, gastric reflux, hallucinations, sweating, dementia, erectile difficulties। ये सारा कंप्लेंट जो है वो पेशेंट फील करता है, बट ये सब्जेक्टिव सिम्टम है, ये दूसरों को नहीं दिखता है। Stages of Parkinson's disease. Stage 1, unilateral involvement, blank faces, affected arm in semi-flexed position with tremor, patient leans to unaffected side। यानी कि ये पहले एक साइड में होता है, यूनिलेटरल होता है। फेसेस जो है वो ब्लैंक, यानी कि जो मास्क फेसेस है, जो एक्सप्रेशन नहीं आएगा, और ये आर्म में इफेक्ट होगा, वो थोड़ा सेमी फ्लेक्स पोजिशन में है, क्योंकि वो फ्लेक्स रहता है, सेमी फ्लेक्स पोजिशन में रहेगा। उसमें ट्रेमर रहेगा, क्योंकि ट्रेमर फर्स्ट साइन है, और पेशेंट जो है जो अनअफेक्टेड साइड है उस तरफ लीन हो जाता है, उस तरफ झुक जाता है। स्टेज 2, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट, पहले सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व था, अब दोनों साइड इन्वॉल्व है,
with early postural changes, slow shuffling gait with decreased excretion of legs. तो ये सारा कंप्लेन रहेगा, दोनों साइड इफेक्टेड रहेगा, पोस्चरल चेंज होगा, शफलिंग गेट रहेगा. Stage 3, pronounced gait disturbances and moderate generalized disability, postural instability with tendency to fall. तो यहाँ पे ये जो गेट है वो ज़्यादा उसका क्लियर पता चलेगा कि उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, और डिसेबिलिटी भी होगा. पेशेंट जो अपना वो डेली जो भी काम है वो नहीं कर पाएगा. पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, उसका पोस्चर स्टेबल नहीं रहेगा, जिसके कारण कि वो गिर जाएगा और वो उनसे अपना आसपास जो भी चीज़ है उसको वो पकड़ करके अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो अचानक से गिर जाता है. सो टेंडेंसी टू फॉल. स्टेज 4, सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, लिमिटेड एम्बुलेशन विथ असिस्टेंस. फिर स्टेज 4 में पेशेंट अपना काम खुद से नहीं कर पाएगा, उसको असिस्टेंस का ज़रूरत है किसी का, क्योंकि वो ओवरऑल जो भी बेसिक जो उसका काम है वो नहीं कर पाता है. एंड द लास्ट स्टेज, स्टेज 5, कंप्लीट इनवैलिडिज्म, पेशेंट कन्फाइंड टू बेड और चेयर, कैन नॉट स्टैंड और वॉक इवन विद असिस्टेंस. तो पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाता है, वो बेड पे या चेयर पे रहता है, वो वॉक नहीं कर सकता है, खुद से खड़ा नहीं हो सकता है, कोई उसको हेल्प करेगा उस तब भी वो नहीं कर पाता है. डायग्नोसिस, केयरफुल मेडिकल हिस्ट्री, प्रॉपरली उसका मेडिकल हिस्ट्री लेना है पेशेंट का, क्योंकि अधिकतर नर्वस सिस्टम का जो भी कंप्लेन होता है वो मेडिकल हिस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फोकस इज पुट ऑन कंफर्मिंग मोटर सिम्टम लाइक ब्रैडिकाइनेसिया, रेस्ट, ट्रेमर, ये सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. द फाइंडिंग ऑफ लेवाई बॉडी इन द मिड ब्रेन ऑन ऑटोप्सी, और जब ऑटोप्सी होगा तो वैसे केस में लेवाई बॉडी जो कि स्पेसिफिक है पार्किंसन डिजीज में और कंप्लेन में भी होता है, तो वो इसमें भी है, तो वो मिड ब्रेन में मिलेगा. लेवाई बॉडीज आर इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी यानी कि जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट होता है, एबनॉर्मल एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन दैट डेवलप इनसाइड नर्व सेल. तो नर्व सेल के अंदर जो एग्रीगेट्स बनेगा प्रोटीन का, उसको लेवाई बॉडी बोलते हैं. इमेजिंग, सीटी स्कैन यूजुअली अपीयर नॉर्मल, सीटी स्कैन में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है. MRI, एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्वेलो टेल. नॉर्मली एक स्वेलो टेल, स्वेलो एक बर्ड है जिसका टेल होता है वी शेप का, तो उस तरह का नॉर्मल स्ट्रक्चर मिलता है नॉर्मल MRI में, जो कि इसमें पार्किंसंस डिजीज में एब्सेंट रहेगा. Absence of the characteristic swallowtail imaging pattern in the dorsolateral substantia nigra, highly sensitive and specific for disease. तो substantia nigra में वो swallowtail shape का स्ट्रक्चर मिलता है नॉर्मली, जो कि इसमें नहीं मिलेगा. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है. तो जो नीचे फिगर है जो रेड कलर से सर्कल्ड है, वो नीचे वी शेप का है, तो वो नॉर्मली होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में वी शेप का, जो 7 नंबर पॉइंट है. तो ये नॉर्मल कंडीशन है. यही जब एब्सेंट हो जाता है तब वो पार्किंसंस डिजीज में होगा. यूनिलेटरल एब्सेंस ऑफ स्वैलोटेल साइन इन पार्किंसंस डिजीज, जो लेफ्ट साइड है स्वैलोटेल साइन है वो प्रोमिनेंट है, वो क्लियर पता चल रहा है कि वी शेप का है, जबकि जो राइट साइड का फिगर है वो अब नॉर्मल है, क्योंकि वो जो टेल का जो स्ट्रक्चर था वो डिफॉर्म्ड हो गया, वो नॉर्मल नहीं है. ये यूनिलेटरल कंडीशन है. ये स्वेलो टेल है जो कि यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है और राइट साइड में पता नहीं चल रहा है. मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी शुड बी इनकरेज्ड, क्योंकि वो मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को इनकरेज करना है. जो भी रिजिडिटी वगैरह है वो सारा अवॉइड करने के लिए. वार्मथ इज हेल्पफुल फॉर रिजिडिटी, अगर रिजिडिटी कंडीशन आ गया है तो वैसे केस में वार्मथ से रिलीफ मिलता है सारे कंप्लेन में. न्यूट्रिशियस फूड ऑब्वियसली देना है. फिजियोथेरेपी, जो भी मसल में क्रैम्प है, जो मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो फिजियोथेरेपी से डील किया जा सकता है. एंड इसका स्पीच प्रॉब्लम है, मोनोटोनस स्पीच होता है, स्लर्ड होता है, तो इसलिए स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है.
वर्ल्ड पार्किंसंस डिजीज जो कि 11 अप्रैल को मनाया जाता है। निमोनिक है ट्रैप्स। सो ट्रैप्स, T for tremor, resting tremor, R for rigidity, A for akinesia, P for postural changes, stooped आगे की तरफ पेशेंट झुका हुआ रहता है, एंड S for serpentinous stare यानी कि इसमें ब्लिंकिंग जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। टू रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेमर एंड पोस्टरल चेंजेस, किस तरह का ट्रेमर होगा, किस तरह का पोस्टरल चेंजेस होगा, उसके लिए भी सेम निमोनिक है ट्रैप्स। So traps, tremor is resting, posture is stooped. तो TRPS, T से ट्रेमर, कैसा ट्रेमर है तो रेस्टिंग ट्रेमर है, पोस्चर कैसा पोस्चर है तो स्टूप पोस्चर है। सो ट्रैप्स। थैंक यू फॉर योर टाइम।